वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अगेन अ हाईली अवेटेड मूवी द कंज्यूरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1981 से। हम पहुंचते हैं ग्लैडसेल हाउस में जहां दहशत फैल चुकी थी। घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई जंग चल रही है। और अगले ही पल में हम जब इस परिवार के साथ फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एडन लोरेन वार्डन को देख पाते हैं प्रेयर करते हुए, हमारा शक यकीन में बदल जाता है। सच में ही यहाँ पर जंग चल रही है भगवान और शैतान के बीच। हमें पता चलता है इस परिवार का छोटा बेटा 8 साल का डेविड ग्लैडसेल पोजेस्ड है। उस पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए वार्डन्स ने फादर गॉर्डन को भी बुलाया है, जिनके आने तक सब कुछ उन्हें ही संभालना होगा। हम डेविड को देखते हैं, वो बेचारा काफी टायर्ड हो चुका है, तो आर्ने नाम का एक बंदा उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। ये आर्ने डेविड का होने वाला जीजा है। डेविड के बहन डेबी से वो प्यार करता है और इस परिवार से भी। उसी रूम से उसे फादर गॉर्डन की गाड़ी आती हुई दिखती है, तो वो नीचे जाता है उनसे मिलने। कमरे में अकेला रह जाता है डेविड। उसे बस नींद आई ही थी। इसी बीच उसे बहुत जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार पर धक्का मार रहा हो। ये शैतान का बुलावा था। वो जाकर बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिलता। हमें कर्टेन के ऊपर किसी का काला हाथ नजर आता है। शावर से खून की बारिश होने लगती है और बस डेविड फिर से एक बार पोजेस्ड हो जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी इस कमरे में जाकर पहुंचते हैं। डेविड को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा पोजेस्ड हालत में अपने ही पिता पर हमला कर देता है। एड उसे खींचकर नीचे ले जाते हैं। सभी मिलकर डेविड को एक टेबल पर सुलाते हैं। फादर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। होली वाटर तो उस पर एसिड की तरह इफेक्ट कर रहा था। डेविड के चेहरे पर छाले पड़ चुके थे। उसका शरीर अजीब तरह से बेंट होने लगा था, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ये एग्जॉर्सिज्म पूरा नहीं हो पाता। ये शैतान फादर गॉर्डन को मारकर बेहोश कर देता है और एड के सीने पर ऐसे घूंसा मारता है कि एड का हार्ट अटैक हो जाता है। आर्ने डेविड की यह हालत और सहन नहीं कर पा रहा था। वो उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, तो वो उस शैतान से कहता है, तुम डेविड को छोड़ दो, बदले में मुझे ले लो। होता भी यही है। सबके अनजाने में ये शैतान आर्ने के शरीर में जाकर बस जाता है। सिर्फ एड को कुछ सेकंड के लिए उसका पोजेस्ड चेहरा दिखता है, मगर किसी को कुछ इन्फॉर्म करने से पहले ही वो सेंसलेस हो जाता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज की जाती है। उसके हार्ट की कंडीशन बहुत ही खराब थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो रिकवर करने लगता है। हम ग्लैडसेल हाउस से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा घर देखते हैं। ये ब्रुकफील्ड कैनल था, जहां आर्ने और डेबी रहते थे। इस कैनल के मालिक ब्रूनो के साथ उनकी पक्की दोस्ती थी। वो उनसे घर का रेंट तक नहीं लेता था, सिर्फ बदले में डेबी उनके डॉग्स का ख्याल रखती थी। अपेरेंटली सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। डेविड भी ठीक हो चुका था। सबको लग रहा था कि वो डीमन जा चुका है। सिर्फ आर्नी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे हमेशा अपने आसपास एक इविल प्रेजेंस महसूस होने लगी थी। इनफैक्ट 2 बार तो उसका सामना एक शख्स से भी होता है जो उस पर नजर रख रहा था। डर और परेशानी में आर्ने की तबीयत खराब होने लगी थी। बिल्कुल डेविड की तरह उसका पसीना छूटने लगा था, हार्ट बीट बढ़ चुका था और उसे डिल्यूशंस भी होने लगे थे। उसे अपने दोस्त ब्रूनो में शैतान दिखता है, जो डेबी पर हमला कर रहा था, जबकि इन रियलिटी वो दोनों डांस कर रहे थे। आर्ने डेबी को ब्रूनो से दूर ले जाता है और ठीक तभी उसके आसपास अंधेरा छा जाता है। उसे फिर से वही शैतान नजर आता है जो उस पर झपट पड़ता है और आर्ने खुद को बचाने के लिए उस शैतान पर चाकू से वार करता है। 1 बार नहीं, 22 बार। लेकिन असल में तो ये कोई शैतान था ही नहीं। ये तो बेचारा ब्रूनो था, उसका दोस्त, जिसे बेमौत मरना पड़ा। उधर तब तक हॉस्पिटल में एड का सेंस भी लौट चुका था। सबसे पहले वो लोरेन को इन्फॉर्म करते हैं आर्ने के पोजीशन के बारे में। लोरेन जल्दी से पुलिस को भेजती है ब्रुकफील्ड कैनल, वहां पर होने वाले ट्रेजेडी को रोकने। लेकिन तब तक जो होना था वो तो हो चुका। जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें रास्ते पर ही आर्ने दिखता है, जिसके हाथ और कपड़े पर खून लगा हुआ था। वो तब भी शैतान के ही वश में था, लेकिन ऑफिसर के बुलाने पर उसका होश लौटता है और वो कहता है वो श्योर तो नहीं, मगर उसे लगता है कि शायद उसने किसी को हर्ट किया है। पुलिस को ब्रूनो की लाश मिलती है उसी कैनल से और ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। क्यों ना हो, इस ब्रुकफील्ड शहर के इतिहास में ये पहला ऐसा खून जो था। आर्ने को अरेस्ट किया जाता है। जेल में एड और लोरेन वार्डन जाते हैं उससे मिलने।
उसके सामने होली क्रॉस और वाटर रख के उसे होली बाइबल रीड करने के लिए कहा जाता है, जो वो बहुत ही आसानी से कर पाता है, जिसका मतलब अभी उसके अंदर कोई शैतान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले पोजेस्ड नहीं था। एड एंड लोरेन वॉरेन जाते हैं उसके लॉयर से मिलने, उन्हें समझाने कि ये सब अर्ने ने शैतान के वश में आकर किया है, उसे ये कोर्ट में बताना होगा। लेकिन वो लेडी राजी नहीं होती, क्योंकि उसे खुद ऐसे लॉजिकल बातों पर यकीन नहीं था। तो उन्हें कन्विंस करने के लिए एड उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं, एनाबेल से मिलवाते हैं, जिसका असर हमें नेक्स्ट डे कोर्ट में पता चलता है। हम देखते हैं उस लॉयर के चेहरे पर एक अजीब तरह का डर और हैरानी थी। वो सबके सामने बहुत ही जोर के साथ कहती है कि आर्ने निर्दोष है, क्योंकि ये खून उसने शैतान के वश में आकर किया है। लगता है उन पर एनाबेल का जादू छा ही गया। वो एड और लोरेन से प्रॉमिस करती है इस केस को वो बिल्ड करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें भी जल्द से जल्द पोजीशन का सबूत ढूंढना ही होगा। एड एंड लोरेन अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है ये ग्लैडसेल फैमिली जब पहली बार इस घर में आए थे, तभी डेविड के साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था। अकेले घूमते घूमते वो एक कमरे में जाकर पहुंचा था जहां एक वाटर बेड था। ये 8 साल का बच्चा उस पर चढ़ के खेलने लगा था और तभी उसे फील हुआ था इस बेड के अंदर कुछ हिल रहा है। वो डर कर जल्दी से बेड से उतरने जाता है, लेकिन तभी इस बेड के अंदर से एक हाथ निकल आता है, पकड़ लेता है डेविड को। उस वक्त डेविड किसी तरह खुद को आजाद तो कर लेता है, मगर उसके बाद से ही वो पोजीशन के सिम्टम्स शो करने लगता है। तब तो उसके बातों पर किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन अभी एड को लगता है उस बेड में ही जरूर कुछ गड़बड़ होगा। वो चेक करने जाते हैं ग्लैडसेल हाउस। उन्हें पता चलता है उस बेड को तो इन लोगों ने हटा दिया है, लेकिन ठीक उसके नीचे वाले फ्लोर पर कुछ अजीब तरह के काले रंग के धब्बे बने हुए हैं। लोरेन जाती है घर के नीचे चेक करने और एग्जैक्टली उन दाग के नीचे उन्हें एक बस्ता दिखता है, जिसके चारों तरफ बहुत सारे चूहे मंडरा रहे थे। इस बस्ते में था किसी जानवर का स्कल, जो असल में एक विचेस टोटेम था। लोरेन जल्दी से कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और उससे छानबीन स्टार्ट करती है। हमें पता चलता है ऐसे टोटेम को सेटनिस्ट अपने ब्लैक मैजिक वाले रिचुअल्स में इस्तेमाल करते हैं। इससे डीमन को बुलाया जाता है। इस टोटेम को यहाँ पर रख के किसी ने जरूर डेविड पर शाप दिया है, जो एग्जॉर्सिज्म के वक्त आर्ने में ट्रांसफर हो गया है। ऐसे रिचुअल्स में डीमन कर्स्ड विक्टिम को वश में करके किसी का खून करता है, उसके बाद गायब हो जाता है, जैसे आर्ने के साथ हुआ। एड अपने असिस्टेंट ट्रियो को इस टोटेम की फोटोज देकर हर एक पुलिस स्टेशन में मेल करने के लिए कहता है। वहाँ फादर गॉर्डन भी मौजूद थे, जो वार्डन्स को किसी फादर कैसनर के बारे में कहते हैं, जिन्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। उसी दिन वॉरेंस जाके मिलते हैं उनसे। फादर कैसनर ने ऐसे ही एक सेटनिस्ट कल्ट, द रैम्प कल्ट के बारे में 9 सालों तक स्टडी किया है। वो जानते हैं ये लोग कितना खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे कल्ट के लोग सेटन को पूजते हैं, ब्लड सैक्रिफाइसेस देते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो अनएथिकल हो, गलत हो, इविल हो। इससे उन्हें शक्ति मिलती है, जिस शक्ति को पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। एड उनसे पूछता है, एक 8 साल के छोटे से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा कि उस पर ऐसा कर्स डाला गया? जवाब में फादर कैसनर कहते हैं, इन सब लोगों के लिए क्यों और कौन कोई मायने नहीं रखता, उन्हें बस अपना काम पूरा करके शक्ति हासिल करना होता है। और इस वाले टोटेम को तो बहुत ही शक्तिशाली किसी सेटनिस्ट ने बनाया है, जिससे लड़ना आसान नहीं होगा। इनके रास्ते में आने वाले किसी को भी ये लोग जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस रैम कल्ट के बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर जब मैंने गूगल करा तो मुझे पता चला कि ये शायद किसी हॉन्ट डेटी के फॉलोअर्स है। रैम का मतलब होता है शिप, यानी कि भेड़। तो शायद इस कल्ट के डीमन का सर भेड़ की तरह है, और वो टोटेम भी तो कुछ उसी तरह दिखता है जैसा बेफोमेट, उसका सर तो गोट की तरह है, तो इसका भी शायद वैसा ही कुछ होगा। नॉट श्योर। नाउ बैक टू स्टोरी। वो लोग जब बात कर ही रहे थे, उसी वक्त हम एक सेटनिस्ट को कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं, और उधर प्रिजन में आर्ने पर शैतान हमला कर देता है। मतलब इस सैटानिस्ट को ऑलरेडी पता है कि यह शाप आर्ने में ट्रांसफर हो चुका है। अभी वो इसी आर्ने से अपना काम पूरा करेगा। इधर एड एंड लोरेन बहुत कोशिश करते हैं सेटनिस्ट के बारे में पता करने की। फॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे उन्हें एक क्लू मिलता है। ड्रू उन्हें खबर देता है डेनवर से उसे एक डिटेक्टिव का कॉल मिला है, जो दावा कर रहे हैं उन्होंने इस टोटेम को देखा है। उसी दिन वॉरेंस जाते हैं उस डिटेक्टिव से मिलने। उन्हें पता चलता है आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले जेसिका और केटी नाम के 2 लड़कियां, जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, एक साथ जंगल में गए थे। लेकिन नेक्स्ट डे पुलिस को सिर्फ केटी की ही लाश मिली। उसे भी 22 बार चाकू से स्टैब किया गया था, जबकि जेसिका अभी भी लापता है।
बाद में जब पुलिस ने जेसिका का घर सर्च किया तो उन्हें वहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही एक टोटेम मिला। लोरेन को लगता है इन दोनों केसेस में जरूर कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ कनेक्शन है, तो वो इस ऑफिसर से इस केस की सारे डॉक्यूमेंट्स देखने की मांग करती है। बदले में वो उन्हें जेसिका को ढूंढने में मदद करेगी। ये ऑफिसर पहले तो उतना श्योर नहीं थे, लेकिन जब लोरेन बहुत ही कॉन्फिडेंटली मर्डर वेपन आइडेंटिफाई करती है, इनफैक्ट ये तक कह देती है कि पुलिस को केटी की लाश कहाँ मिली थी, तो वो ऑफिसर भी उस पर यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं। लोरेन उस जगह की मिट्टी को छूकर ही फील कर पाती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। हमें पता चलता है उस दिन केटी और जेसिका एक साथ जब इस जंगल में घूम रहे थे तो जेसिका अचानक से ही पोजेस्ड हो जाती है। उसके आंखें सफेद हो चुके थे, बिल्कुल आर्नी की तरह, और वो अपने दोस्त पर चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार देती है। इस पॉइंट तक लोरेन जेसिका के कैरेक्टर में घुस चुकी थी। उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि जेसिका जो कर रही थी लोरेन भी वही इनैक्ट कर रही थी। केटी को मारने के बाद जेसिका अचानक से ही भागने लगती है। लोरेन भी भागती है उसके पीछे पीछे और ग्रेजुअली वो एक क्लिफ के एंड में जाके पहुंचती है। उधर एड भी उसका पीछा करने लगे थे, लोरेन को जोर जोर से बुलाने लगे थे उसे रोकने के लिए। शुक्र है अहम वक्त पर लोरेन उसकी पुकार सुन लेती है और उसका होश लौट आता है। मगर ठीक उसी वक्त एक शैतानी हाथ उसे नीचे खींचता है। लोरेन गिर जाती है मगर फिर से एड उसे बचा लेता है। फाइनली लोरेन पुलिस को इन्फॉर्म करती है उस दिन जेसिका इसी रिवर में जाकर गिरी थी। उसने सुसाइड क्यों की ये तो नहीं पता, मगर उसकी लाश जरूर इसी नदी में है। पुलिस सर्च करती है और सच में ही उन्हें वो लाश यहीं पर मिलती है। उनका केस सॉल्व हो चुका था, तो एज प्रॉमिस्ड ये ऑफिसर वार्डन्स को जेसिका की केस फाइल दे देते हैं। उधर प्रिजन में आर्नी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, उसे हमेशा एक कोल्डनेस फील होने लगा था। एक व्हिस्परिंग सुनाई देने लगी थी जो उसे सुसाइड करने के लिए कह रहा था। वो ये बात डेबी से शेयर करता है और डेबी जाकर बताती है वार्डन्स को। एड उसे फादर न्यूमैन को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और आर्ने को 24 आवर्स वॉच पर रखने के लिए भी कहता है। इससे ज्यादा इतना दूर बैठ के वो और कर भी क्या सकते थे। मगर इस वक्त लोरेन एक बात बताती है कि अगर ये शाप है तो इस शाप को भी तोड़ा जा सकता है। उसे याद आता है डेविड के एग्जॉर्सिज्म के वक्त उसने जब उसे छुआ था तो उसे कुछ विजन्स आए थे किसी ब्लैक मैजिक परफॉर्मेंस के। तब तो वो कुछ समझ नहीं पाई थी, मगर अभी उसे लग रहा है कि शायद वो तब उस सेटनिस्ट के साथ कनेक्ट कर पाई थी जिसने ये शाप स्पेल किया है। डेविड एक विक्टिम था जस्ट लाइक अर्ने एंड जेसिका, तो अभी जेसिका को छूकर वो फिर से उस कनेक्शन को फील कर सकती है। वो लोग उसी वक्त मॉर्ग में जाकर पहुंचते हैं और जेसिका के लाश को ढूंढ निकालते हैं। उधर प्रिजन में हम आर्ने को देखते हैं एक कोने में बैठे हुए। उसे फील हो रहा था कि कोई शैतान उसके आसपास है। वो डर से कांपने लगा था। फादर न्यूमैन उसे होली वाटर दे जाता है जिसका सर्कल बनाकर आर्ने अंदर बैठकर प्रेयर्स करने लगता है। उधर लोरेन जेसिका का हाथ पकड़ के फिर से उस सेटनिस्ट के साथ कनेक्ट कर पाती है। उसकी ही आंखों से आसपास देख पाती है। वो देखती है ये किसी अबांडन टनल के अंदर है जहाँ उल्टा क्रॉस लटक रहा है। ट्रेन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है और सीलिंग से पानी टपक रहा है। धीरे धीरे वो सेटनिस्ट को देख पाती है, उसके टेबल को, सारे अरेंजमेंट्स को। ये सेटनिस्ट एक औरत है और वो आर्ने पर फिर से जादू कर रही है, उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है। एट द सेम टाइम हम प्रिजन में देखते हैं आर्ने होली वाटर के बोतल को तोड़कर उसी कांच से अपने नस को काटने की कोशिश करता है। लोरेन ये होने नहीं दे सकती थी। इस पॉइंट पर वो इस सेटनिस्ट से अलग होकर अपने सेल्फ में प्रेजेंट होती है उसके सामने और गॉड का नाम लेकर उसे ये रिचुअल बंद करने का ऑर्डर देती है। इसी रिचुअल पूरा तो नहीं हो पाता। उधर आर्ने भी बच जाता है, मगर इस सेटनिस्ट को लोरेन के बारे में पता चल जाता है। ठीक जैसे लोरेन अपने विजन में उस तक जा पहुंची थी, अभी वो लोरेन के फिजिकल सेल्फ तक पहुंच जाती है और अपने शक्ति से उसी मॉर्ग के एक दूसरे लाश को वश में कर लेती है। उससे लोरेन पर हमला करवाती है। फॉर्चुनेटली एक ठीक उसी समय लोरेन का हाथ जेसिका से हटा देता है जिससे ये कनेक्शन टूट जाता है और लोरेन फिर से एक बार बाल बाल बचती है। एड उसे लेकर घर वापस जाते हैं। उन्हें ड्रू एक बुक के बारे में बताता है जहाँ पर ऐसे रिचुअल्स के बारे में लिखा है। इसमें एक खून और एक सुसाइड की जरूरत पड़ती है जैसा जेसिका ने किया था और आर्ने करने जा रहा था। वहाँ ये भी लिखा है इस कर्स को तोड़ने के लिए उस रिचुअल वाले टेबल को तोड़ना पड़ेगा, मगर इसके बाद क्या लिखा था वो एड समझ नहीं पाते। इसी बीच अचानक एड सेंसलेस हो जाते हैं। असल में उनके लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जब उसका सेंस लौटता है तो वो उसी सेटनिस्ट को अपने घर में देखते हैं जो उसे काइंड ऑफ चैलेंज करती है। साथ में वो हॉस्पिटल वाली लाश भी उस पर हमला कर देती है।
एड उसे चाकू से मारने ही वाला होता है जब ड्रियो उसका हाथ पकड़ लेता है। पता चलता है ये एड का विजन था जो वो सेटनिस्ट उसे दिखा रही थी, उसे मैनिपुलेट कर रही थी, और उसके सामने कोई शैतान नहीं बल्कि लोरेन थी। इसका मतलब ये था कि सेटनिस्ट का अगला शिकार अभी ये लोग होने वाले हैं। उसने उनके घर वो टोटेम भी रख के गई थी। अभी उन्हें और जल्दी काम करना था क्योंकि अभी उनकी अपनी जान भी खतरे में थी। समय कम था, इसीलिए वो लोग 3 ग्रुप में बट जाते हैं। लोरेन उस किताब को फादर कैस्नर के पास ले जाने की डिसाइड करती है ट्रांसलेशन के लिए, जहां डेबी जाती है प्रिजन हॉस्पिटल में आर्ने को संभालने, और ड्रू और एड बैठ जाते हैं जेसिका के केस फाइल्स लेकर। उन्हें आज रात से पहले इस सेटनिस्ट को लोकेट करना ही होगा। उन्हें पता चलता है जेसिका को ये टोटेम अपने कॉलेज के पास मिली थी जो ब्रुकफील्ड के आसपास ही है, मतलब ये सेटनिस्ट इसी एरिया में रहती है। लोरेन अपने विजन में जैसा एम्बियंस देखा था उसके मुताबिक ये कोई अंडरग्राउंड टनल हो सकता है जो नदी के पास हो और आसपास ट्रेन ट्रैक्स भी हो। इस एरिया में ऐसी एक जगह ही है जो एड को देखते ही पता लग जाता है। उधर हम लोरेन को देखते हैं फादर कैस्नर के घर पहुंचते हुए। कैस्नर उस पैसेज को रीड करते हुए बताते हैं इस कर्स को पूरे होने में 3 विक्टिम्स की जरूरत है, द चाइल्ड, द लवर एंड द मैन ऑफ गॉड। लोरेन समझ पाती है जेसिका एक चाइल्ड थी, आर्ने एक लवर, और अभी बारी है द मैन ऑफ गॉड यानी कि एड की। इस वक्त फादर कैस्नर उसे फिर से एक बार अपने बेसमेंट में ले जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, जहां रिवील होता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, द बिगेस्ट सीक्रेट। फादर कैस्नर लोरेन को अपने बेटे इसला के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने सबसे छुपाकर इसी घर में रखे थे। तब वो उन सैतानिक कल्ट को स्टडी कर रहे थे जिसका असर इसला पर भी पड़ा। वो धीरे धीरे इन सब चीजों को लेकर फैसिनेटेड होने लगी और आज वो एक मास्टर सेटनिस्ट बन चुकी है और उसी ने ये कर्स स्पेल किया है। उसके पिक्चर से लोरेन भी उसे पहचान पाती है। मतलब फादर को पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन वो अपने बेटी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अभी जब बात हद से निकल चुकी है तब वो लोरेन को अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बताते हैं और खुद इसला का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उधर तब तक एड भी इस बात को गेस कर चुके थे, तो वो ड्रू को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहकर खुद फादर कैस्नर के घर के तरफ रवाना हो जाते हैं। लोरेन को उन टनल्स में वो टेबल दिख जाता है। वो उसे तोड़ने की भी कोशिश करती है मगर वो टेबल काफी ज्यादा हैवी था। तब तक इसला अपने पिता का खून करके लोरेन को चेस करने लगती है। वो लोरेन से खुद को कनेक्ट करके उसे अजीब तरह के विजन्स दिखाती है, उसे मारने की कोशिश करती है। लोरेन किसी तरह उसे मारकर भाग निकलती है। तब तक एड भी वहां पहुंच चुका था जो लोरेन की आवाज को फॉलो करके एक मैनहोल से टनल में एंटर करते हैं, लेकिन इसला उसे वश में कर लेती है और भेजती है लोरेन को मारने के लिए, और वो खुद अपनी रिचुअल स्टार्ट करती है। आर्ने की मौत का वक्त हो चुका था। हॉस्पिटल में हम आर्ने को पोजेस्ड होते हुए देखते हैं। उसका शरीर अजीब तरह से बेंट हो रहा था, वो हवा में तैर रहा था। दूसरी तरफ एड पोजेस्ड होकर लोरेन पर हथौड़े से हमला कर देते हैं। लोरेन बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुकी थी। वो एड को रिक्वेस्ट करती है होश में लौटने के लिए, उसे उनके प्यार भरे लम्हों के बारे में याद दिलाती है और फाइनली उसी प्यार के दम पर एड अपने आप पर काबू कर लेते हैं। उस हथौड़े को उसी टेबल पर मारते हैं जिससे ये टेबल टूटकर बिखर जाता है और ये कर्स ब्रेक हो जाता है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल में आर्ने जान से बच जाता है, मगर इधर इसला गुस्से में पागल होकर इन लोगों को मारने आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। उससे पहले ही शैतान आकर उसकी आत्मा निकाल लेता है क्योंकि उसने ये रिचुअल पूरा नहीं कर पाया। इसला को एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं फाइनली सच में ही सब कुछ ठीक हो चुका है। आर्ने को सजा तो मिलती है लेकिन सिर्फ 5 साल बाद ही उसे आजाद कर दिया जाता है। वो डेवी से शादी कर लेता है और अभी भी वो लोग हैप्पीली मैरिड है। द एंड। ऑनेस्टली मुझे ये कहानी इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आई, शायद मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही था। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।